मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा में कितना बड़ा तजाद है और इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। उस दौर में बेशुमार काम सरेआम होते थे और इस दौर में ऐसे कौन से काम नहीं हो रहे जो उस वक्त में होते थे। इसहाक डार की आर्मी चीफ से मुलाकात और सख्त फैसले मुतवक्को हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जल्द मुल्क के ताजरों से मिलेंगे और कारोबारी शख्सियात से भी राब्ते करेंगे। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और IMF ने कितना बड़ा जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रखा है। आरिफ अलवी और नून लीग के दरमियान जितने भी मुज़ाकरात से बुरी तरह से नाकाम हो चुके और कहा यह जा रहा है कि अब इमरान खान साहब ने सियासत को अना का मसला क्यों बना लिया है और आर्मी चीफ का इस तरह के इक़दाम उठाना और ये सारी चीज़ें और मुल्क के माशी हालात, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा साहब के दौर में माजी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती रहीं। आसिम मुनीर आए तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उस दौर में होती थी अब नहीं हो रही। इन दोनों की पॉलिसीज़ कैसे मुख्तलिफ हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी कोई शख्स किसी मनसब पर बैठता है तो वो मनसब उस शख्स को इज़्ज़त नहीं देता, बल्कि कई दफ़ा लोग जो हैं वो उस मनसब को जाके मज़ीद इज़्ज़त देते हैं और बाज़ दफ़ा उसी मनसब की वही लोग बेतौकीरी का सबब बनते हैं। मगर जनरल बाजवा साहब की पॉलिसीज़ में और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी पॉलिसीज़ में फ़र्क कैसे है। एक्चुअली होता यह है कि बाज़ दफ़ा आप कुछ ऐसे गलत फ़ैसले करते हैं, एक गलत फ़ैसला करने के बाद और उस एक गलत फ़ैसले को ठीक करने के लिए आपको दर्जनों गलत फ़ैसले करने पड़ते हैं, तब जाके पहली गलती जो है वो सुधर सकती है। तो कुछ ऐसे ही बाजवा साहब से चीज़ें हुई और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने आज एक निजी तकरीब से ख़िताब करते हुए वहाँ पे कहा कि इमरान खान साहब को क्यों इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने वजह बताई कि शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। जब उनका इंटरव्यू किया तो उसमें सवालात हुए कौन वज़ीर ख़जाना बनाएंगे, कौन वज़ीर ख़ारजा होगा। तो जब उन्होंने कहा कि अगर शहबाज साहब अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछ के फ़ैसले ना करें तो हम आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइंदा बनाने के लिए तैयार हैं। जब ये बात उन्होंने कही तो मियाँ शहबाज शरीफ ने बकौल हामिद मीर के इस बात से इनकारी हुए कि मैं जो है वो मियाँ साहब अपने जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, जो पार्टी के सरबराह हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके, मैं उनको नज़रअंदाज करके कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता और मैं अपने भाई से बगावत नहीं करूँगा, जिसकी अल्फाज हामिद मीर के बकौल। फिर हॉल के अंदर तालियाँ भी बजी और फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को लेके आई। ये बात 100% दुरुस्त कही, एक बात की इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान साहब को लेके आई थी। ये बात भी 100% दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझ के लूली लंगड़ी हुकूमत इमरान खान को दी थी, चूँकि वो पिछली हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत जो नवाज शरीफ साहब को अवाम ने दी थी उससे वो खौफज़दा थे। फिर ये बात भी 100% दुरुस्त है कि ये इमरान खान सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के लिए थ्रेट थे, धमकी थे और वो चाहते थे कि एक टाइम के ऊपर इमरान खान जो हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे, बेहतर है कि इनको हुकूमत में लाओ, साथ हो के इनको कमज़ोर करो, इनको बदनाम करो, तमाम गुनाह इनके साथ डालो, कश्मीर इशू हो, बाकी चीज़ें हों। लेकिन इमरान खान साहब अच्छे काम करते गए और इमरान को भी पता था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, चूँकि मैंने परवेज़ मुशर्रफ दौर में हुकूमत में आने की पेशकश ठुकरा दी थी और जब खान साहब को लगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कभी हुकूमत में नहीं आ सकता तो उन्होंने कहा आ जाते हैं, तो जब मैं आ जाऊँगा तो मैं अपने हिस्से के काम करूँगा और इनको साथ मिल के पीछे बैक पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। फिर वैसे ही हुआ, आपस में इनका टकराव हुआ। खान साहब इनकी बात मानते कोई नहीं थे, ये कभी मानेंगे ही नहीं, ना अब ना माजी में ना मुस्तकबिल में। तो अब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया, इनकी तमाम चीज़ों को सामने लेके आए। जो काम 5वीं नस्ल को पता चलना था वो आज हमारी जो मौजूदा नस्लें हैं इन्हीं को पता चल गया, बल्कि हमारी तीसरी चौथी 5वीं नस्ल मर जाती, छठी को पता चलना था कि इस मुल्क के साथ होता क्या है। तो बहरहाल वो इमरान खान को भी उन्होंने जब देखा हमारी बात नहीं मानता तो उनको परे किया, फिर 13 जमातों को जमा किया, इमरान खान को फारिग किया, हर कोई इनकी बैत कर लेता है। अब आ जाते हैं जी कि आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर सियासतदानों को बराह रास्त फ़ोन कॉल जाती थी, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। इस दौर में आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर बराह रास्त इस तरह के इंटरफेरेंस नहीं कर रहे और बकौल फवाद चौधरी और बाकी लोगों के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बराह रास्त फ़ोन कॉलें करके धमकाया नहीं जा रहा और लोगों को कुछ कहा नहीं जा रहा। फिर आप देखिए कि जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर सहाफ़ियों को उठाया गया, पकड़ दकड़ हुई, टीवी चैनल बंद करने, सारी चीज़ें करनी। आज देखें एयरवाई के ऊपर भी मर्ज़ी से लोग बात कर रहे हैं, जियो के ऊपर भी बात हो रही है और तमाम सहाफ़ियों को भी आज़ादी है
पकड़ दकड़ जो है वो नहीं हो रही। यानी कि मैं ये बात खुद से भी कह सकता हूँ, भले आजम सवाती पकड़े हुए हैं, उनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं। वो पहले दौर की कुछ चीज़ें थी, जब तक कुछ लोग अपने ओहदों से हटते नहीं तब तक आर्मी चीफ जो नए हैं ये भी किस किस को जो है वो चीज़ें मैनेज करें, और मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। ताहम आसम मुनीर साहब की पॉलिसीज़ में और जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ में कितना फ़र्क है, ये चंद फ़र्क आपको बताए हैं। और आगे हम बात करते हैं कि आर्मी चीफ के साथ इसहाक डार साहब ने मुलाकात की, और इसहाक डार मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं, इनको क्यों ज़रूरत पेश आई। देखिए, जब सियासतदानों की आपस में नहीं बनी, उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, तो अब इसहाक डार साहब जो हैं वो मिले हैं आर्मी चीफ से। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें। मदद क्या करें, इसका पॉइंट आगे लिंक है कि आर्मी चीफ जो हैं वो ताजरों से मिलें, जितनी भी कारोबारी शख्सियात हैं उनसे जब हम रब्ता करें, जो डेलीगेशन है हमारे पास, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ उसमें बैठे हों, उनको कुछ तसल्लियाँ दें और बाकी मामलात करें। लेकिन मसला कहाँ पे अटका है कि आप बेशक आर्मी चीफ और इसहाक डार साहब मिल लें, बेशक आर्मी चीफ साहब ताजरों से मिलें, लेकिन ये बात आपके कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम तब ख़त्म होगा जब आप इमरान खान की कुछ जायज़ बातें मानेंगे, इलेक्शन की एक तारीख दे देंगे। और दूसरी तरफ आपके हाथ में इसलिए ये कंट्रोल नहीं रहा, ये आईएमएफ के पास चीज़ें चली गई। आईएमएफ के पास जब चीज़ें चली गई तो आईएमएफ बड़ी अहम चीज़ें पूछ रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सवालात उठा रहा है। वो सवालात सबसे पहले ये पूछते हैं कि बताइए आइंदा इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन से कबल निगरान सेटअप कब बनाएंगे, आपकी जो डायरेक्शन है पॉलिटिकली मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम है सियासी, ये कब संभलेगा, उसके लिए इमरान खान साहब मान कोई नहीं रहे। तो आईएमएफ ने जो पैसे देने थे, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ, अक्टूबर में आईएमएफ से बात होनी थी और नवंबर में किस्त आना थी। इसहाक डार ने इकदाम जो आईएमएफ चाह रहा था वो नहीं किए, इसलिए किस्त नहीं आई। वो यही सवालात पूछते हैं, निगरान सेटअप और सारी चीज़ें। इसकी ज़ाहिर वजह उनको भी पता है, मुल्क के अंदर माशी अदम सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो इनकी मैशियत तो ठीक कोई नहीं होनी। 2.6 बिलियन डॉलर आना था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2.6 बिलियन नॉट मिलियन डॉलर आना था। 1 बिलियन अब तक आ चुके होते अगर ये जवाबात दे देते। ये तमाम रकम जून तक आना थी और 2.6 बिलियन डॉलर अब जनवरी में दोबारा से बातचीत आईएमएफ के साथ शुरू होगी। इसहाक डार ने तभी आर्मी चीफ से मुलाकात करके किरदार अदा करने का कहा है। मैं एक बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, जितना मैं इसहाक डार साहब को जानता हूँ, वो एक काबिल वज़ीर ख़जाना है, वो पहले भी उन्होंने अच्छे काम किए, वो अब भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन बतौर सियासतदान, बतौर सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून और बतौर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और बतौर पीडीएम की सियासी जमातें और हुकूमत, ये रवैये नहीं बदल सके, ये लचक पैदा नहीं कर सके। इमरान के ऊपर अगर हमला ना होता, मैं आज कह रहा हूँ, और इनके लॉन्ग मार्च को आप आराम से इस्लामाबाद आने देते, इन्होंने ख़त्म कर देना था। यकीन करें, आप उनके साथ डायलॉग भी करते, एफआईआर तो है हमले के बाद होनी नहीं थी, तो ये हटदर्मी और ये चीज़ें उस वक्त ना होती तो आज आईएमएफ के साथ आपकी बातचीत मुकम्मल हो जाती और 2.6 बिलियन डॉलर में से आपके पास कम अज़ कम 1 बिलियन डॉलर जनवरी से पहले आ चुका होता, आप कर्जे देने के काबिल हो चुके होते। लेकिन अब भी आर्मी चीफ को ताजरों से मिलाने के बजाय या खुद आर्मी चीफ से मिलने के बजाय, डार साहब खुदारा ये जो थोड़ा सा नुक्ता अटका है, साल के बाद तो इलेक्शन करवाने, आप क्यों 4 माह पीछे नहीं आ जाते, मुल्क की माशी हालत ठीक करें, इमरान खान को मना लें। जब मुल्क की माशी हालत ठीक हो जाए, अवाम को रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिले, उस रिलीफ को इलेक्शन में कैश करवाएं और इलेक्शन में कैश करवा के अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर जाएं और वोट लें और बरसरे इक़्तिदार आ जाएं। जब तक ये इमरान के साथ आपके कुछ मुज़ाकरात और चीज़ें नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क के अंदर माशी अदम इस्तेकाम रहेगा, चूँकि मुल्क के अंदर सियासी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकता हूँ, तो आपका तो तजर्बा है। अब आगे आते हैं कि आरिफ अलवी और नून लीग के दरमियान जितने भी मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके, और ख़ान साहब ने इस बात को कैसे और क्यों अना का मसला बना लिया। अना का मसला इसलिए है, बल्कि मुज़ाकरात की नाकामी की वजह बताता हूँ। पिछले 7-8 दिनों से आरिफ अलवी साहब के
पीडीएम की हुकूमत के साथ इमरान खान के हवाले से कोई मुलाकात, कोई मुज़ाकरात नहीं हो गए। वो उल्टा पंजाब के अंदर लगे लेन देन और बाकी चीज़ें करने में। ताहम इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी साहब के ज़रिए खान साहब को पैगाम ज़रूर भेजा कि खान साहब आप थोड़ी सी लचक पैदा करें कुछ चीज़ों के अंदर, तो हम मुल्क के कुछ मामलात को सुलझा लें। और वो भी खान साहब ने साफ इनकार किया कि अब आप ये वक्त का ज़िया है। पहले भी बाजवा साहब ऐसे कहते रहे, अब आप कह रहे हैं हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ करने जा रहे हैं, ऑडियो लीक हो रही हैं, हमें हमारी किरदार कुशी की जा रही है, उसके ऊपर नहीं आते और उल्टा हमें कहते हैं खामोश हो जाएं। और हम क्यों खामोश हों? हमारे पास जो स्ट्रीट पावर है, जो अवामी पावर है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्शन की डेट लेने के लिए, जमहूरी हक जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि खान को गिरफ्तार करेंगे, खान को पहले नाहल कर देंगे, फलां चीज़ें होगी। तो इमरान खान इस बात से डरता कोई नहीं है। ये सारी धमकियाँ दे चुके, फैसला महफूज करके रखा हुआ है मेरे ख्याल से फ्रीज़र के अंदर, वो पता नहीं कब सुनाया जाएगा। लेकिन जितना जितना ये चीज़ें करेंगे, IMF आपसे सवालात पूछेगा, मुल्क के अंदर जलसे जुलूस होंगे, आपको फिर पैसे कोई नहीं मिल रहे हैं। जब पैसे नहीं मिलेंगे, मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी भी फैलेगी और माशी तौर के ऊपर भी नुकसान होगा। तो लिहाजा बेहतर है कि मुज़ाकरात सियासी जमातें ही एक दूसरे के साथ करती हैं, और अगर आप कर लें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान ने इस बात को अना का मसला इसलिए बनाया, पंजाब में क्या खिलवाड़ किया, परवेज़ इलाही साहब ने किसके ज़रिए उनको धोखा दिया, फिर इलेक्शन की डेट दे कोई नहीं रहे, उसके अलावा इनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। अच्छा जी, तोशाखाना केस के अंदर इनको नाहल करने की बातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अगर वैसे ही इन्होंने ये चीज़ें करनी हैं तो मैं अपनी आवाम के पास क्यों ना जाऊँ। उन्होंने अना का मसला बनाते हुए कहा है कि मैं अपने हिस्से का काम करूँगा, आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करो, मैं ऊपर आने की कोशिश करूँगा। तो इन दोनों अमल जो होंगे, इसके अंदर जीतेगा कौन, हारेगा कौन? एक तरफ रियासत, दूसरी तरफ सियासी जमात, तीसरी तरफ अवाम जिसके साथ होगी, वो चाहे रियासत हो चाहे एक पार्टी हो, उसी को कामयाबी मिलेगी। तो देखते हैं होता क्या है। तो ये था आज का गोरखधंधा। अपने नए एपिसोड में फिर आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।